Part 1, Chapter Directing. This is for class 12th based on CBSE syllabus reference to NCERT book. इस वीडियो में हम कंटेंट के आज सेकेंड और थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो है डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग. शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग गाइड्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग गाइड्स, गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल करने में मदद करते हैं, या जो हमको दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमको दिए जाते हैं टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव. जब हम कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, क्योंकि वही कॉमन है सबके लिए. जितने भी लोग हायरार्की में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का मकसद कंपनी के गोल, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है. इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ हुआ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है सभी के लिए, चाहे आदमी किसी भी जॉब प्रोफाइल का हो, किसी भी लेवल पर काम कर रहा हो, किसी भी तरह का काम कर रहा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल के लिए हर आदमी प्रयासरत है, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को संभालता हुआ. अब डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन. हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन से आप क्या मतलब समझे? जैसा हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि जब आप एक्शन लेने के लिए सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ये मदद करता है. एक आदमी तैयार है काम करने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता ये काम मुझे कब शुरू करना है, ये मुझे काम कैसे करना है, ये काम मुझे कितना करना है. तो ये उसको तभी पता चलता है जब उसका सुपीरियर, उसका सुपरवाइज़र या उसका मैनेजर, उसका जो भी सुपीरियर है, जब वो उसको जब उसको वो डायरेक्शन देता है. डायरेक्शन देने का मतलब गाइडलाइंस देता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है. इंस्ट्रक्शंस देने के बाद के साथ साथ उसको ये समझाता है कि ये काम आपको ये करना है और इस तरीके से करना है, और हमें आज का ये आउटपुट है. उसने तकरीबन सभी चीज़ें क्लेरिफाई करके सामने वाले को बता दी ताकि वो अच्छे से उस काम को कर सके. पूरा गाइडलाइन दे दिया, पूरी तरीके से उसको बता दिया, पूरी तरीके से उसको समझा दिया उसको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है. ठीक है. और उसके बाद वो उसको देखता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है. तो इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन. डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिंग जो है, वो इनिशिएट करती है काम को. इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. ये क्या होता है कि डायरेक्टिंग प्रोसेस का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और जिसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है वो है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. हर आदमी काम कर रहा है, क्या वो काम कंपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस्ड है, जो टारगेट उनको दिया गया है उसकी तरफ फोकस्ड है, या हर आदमी अपने हिसाब से, अपने मतलब से काम कर रहा है. तो ये डायरेक्शन का, ये डायरेक्टिंग का, ये इंस्ट्रक्शंस का, ये गाइडलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि इस तरीके से काम को क्लैरिफाई किया जाए ताकि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को उनका काम समझ में आ सके, और उनको ये समझ में आ सके कि ये काम हम एक कॉमन गोल के लिए कर रहे हैं. वो गोल चाहे आपके यूनिट का हो, चाहे आपके कंपनी का हो, उस तरीके से वो जो काम है वो काम पूरी तरीके से इंटीग्रेट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक ग्रुप में होना चाहिए, एक यूनिटी के साथ होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को इस बात से मतलब ही नहीं कि उसके काम का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरे के काम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनका, जो रिलेशन है उनका रिलेशन का मतलब ये है कि सपोज़ करके एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. एक जूता बनाने की कंपनी है. जूता बनाने का पहले ऊपर से कवर बना, फिर दूसरे आदमी ने दूसरी मशीन पे नीचे का सोल बनाया, तीसरी मशीन पे वो सोल और वो कवर आपस में जोड़ा गया, चौथी मशीन पे पंच हुआ. पंच यानी कि उसका लेस जहाँ पे लगता है, उसके आगे वाली मशीन में उसमें लेस डाले गए. तो कहने का मतलब ये सारे काम अलग अलग हैं, सबके इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं, सबकी डायरेक्टिंग अलग अलग है, सबके गाइडलाइंस अलग अलग हैं, सबके आउटपुट्स अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है. लेकिन उस सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हर किसी को ये पता हो कि अगर मैं इसमें पंच कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आगे जाके लेस लगने हैं. तो
वो जब उस चीज़ को समझेगा तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा प्रॉपरली और ज़्यादा ढंग से करेगा, ताकि वो चीज़ें आपस में मिसमैच ना हो। तो कामों को, जो उनके एफर्ट्स हैं, जो उनके काम हैं, उनको इंटीग्रेट करना भी डायरेक्टिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेट एंड प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। अच्छी डायरेक्शन जो होता है, अच्छी जो डायरेक्टिंग होती है, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। जो आप डायरेक्शंस देते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो मोटिवेटिंग तरीके से देते हैं। इस तरीके से देते हैं कि सामने वाला एम्प्लॉय जो है वो अपने फुल पोटेंशियल से काम करे, पूरी ताकत से काम करे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शन, जो हमारी गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो हम गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय को पूरे पोटेंशियल में काम करने की हिम्मत देते हैं। ये एम्प्लॉय को पूरे पोटेंशियल के साथ काम करने का एक मकसद देते हैं और एक अच्छे, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में आउटपुट इससे हमें मिलता है। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस। डायरेक्टिंग में, जैसा अभी इससे पहले भी हमने इस चीज़ को ध्यान दिया कि इससे क्या होता है कि कोई भी अगर चेंजेस इन बिटवीन आते हैं, तो अगर हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, अगर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो काम के बीच में अगर कोई रिक्वायर्ड चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को भी हम अपने गाइडेंस और अपने इंस्ट्रक्शन से उनको एज पर रिक्वायर्ड एक्शन हम उनको चेंज करते हैं। अपने जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और टाइम टू टाइम अपने इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करते रहते हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के हिसाब से वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि चेंजेस हमको एक्सेप्ट करने हैं। वो एक्सेप्ट तभी होंगे जब आप उनके प्रॉपर, आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस मिलेगा और उसी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस को आप अपनी लीडरशिप स्किल दिखाते हुए अच्छे से मोटिवेट करके नीचे आप कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी उसमें चेंजेस आए हैं उस चेंजेस के हिसाब से आप अपने काम को, उस काम को करने के तरीके को चेंज करते हैं ताकि वो चीज़ें आपस में कोप अप हो सकें और उस काम के प्रोसेस में कोई फ़र्क ना पड़े। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस का मतलब होता है कि एक कमिटमेंट है, कोऑपरेशन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में। डिपार्टमेंट्स भी ग्रुप ऑफ लोगों से बनते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से बनते हैं। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, अलग अलग तरह का जो काम कर रहे हैं उनके बीच में एक कमिटमेंट होना चाहिए, उनके बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए। हर किसी का काम अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग है, उनका काम अलग है, उनकी ड्यूटीज़ अलग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। इसी तरह एक डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर जो ग्रुप काम कर रहा है, उस ग्रुप में भी हर किसी की अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी अकाउंटेबिलिटीज़, अपना काम है, अपने उनको अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस बांटे गए हैं। तो उन सब में एक स्टेबिलिटी और एक बैलेंस बना रहे, ये भी डायरेक्टिंग, ये भी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस जगह पर आपके इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस कि आप उस माहौल में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक कमिटमेंट, एक फोकस के साथ और एक कोऑपरेशन के साथ प्रॉपरली आप काम को कंप्लीट करते हैं टूवर्ड्स द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड कंपनीज गोल। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी और एक बैलेंस हमेशा बना रहता है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहले आता है आपका मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइंस, जो मोटिवेशन, जो लीडरशिप स्किल्स हम दिखाते हैं, उस सब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। हमें एक आदमी से, एक वर्कर से, एक मैनेजर से उसके पूरे पोटेंशियल का काम लेना है, उसकी पूरी ताकत से काम हासिल करना है, इफेक्टिव और एफिशिएंट काम। वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, वो अपना पूरा जोर लगा दे, अपना पूरी एक्सपर्टाइज झोंक दे, अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा दे, अपना पूरा कैलिबर, पूरा टैलेंट लगा दे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे, एक मोटिवेटिंग और एक पॉजिटिव वे में, ताकि हमें रिजल्ट्स जो मिलें वो रिजल्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल हों। और ये सब कैसे आता है? ये सब आता है कई बार आपके
जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, जैसे सैलरीज़ हैं, कंपनसेशंस हैं, ये क्या हो गया, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स और सैलरीज जो हो गई वो आपके मॉनेटरी हो गए। आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से हो गए, जैसे आपके प्रमोशंस हो गए, आपकी डिजिग्नेशन हो गई, आपका रिकग्नाइजेशन हो गया। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से होते हैं। तो उन सब के साथ साथ बैलेंस बनाते हुए हमें क्या करना है, एक एम्प्लॉय का मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन चाहिए इन अ पॉजिटिव वे टूवर्ड्स द कंपनीज गोल। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब हुआ कि हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे काम के थ्रू हमको मिलेंगे। तो अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल, एज अ एम्प्लॉई, एज अ इंडिविजुअल इन टोटलिटी, जो एक आदमी है, एक वर्कर है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कंपनी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एम्प्लॉई चाहता है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल हो। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो करके उनके बीच में एक बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जो काम हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो इंसेंटिव्स और कंपनसेशन मिल रहे हैं, जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, एक हार्मोनी होनी चाहिए, राइट। तो अगर वो बैलेंस बना रहेगा तो हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कायम रहेंगे। आदमी, एक इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कराने में उसको आसानी होती है, जब उसको काम के अकॉर्डिंग ठीक ठाक अच्छा पैसा, अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, राइट। तो कहने का क्या मतलब हुआ, काम, अच्छा काम चाहिए, अच्छा पेमेंट कीजिए। तो ये आपस में एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जब कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जब कोई गाइडलाइंस आती हैं, तो होना ये चाहिए, और होता भी यही है, कि वो किसी एक के थ्रू आना चाहिए। किसी एक आदमी, एक मैनेजर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एक सुपरवाइज़र एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एक मैनेजर अपने नीचे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है कि कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, यही ऐसे ऐसे फॉलो करना है। यही काम को वो अगर 10 लोग बताएंगे तो हर किसी का अपना तरीका होगा, हर किसी का मोटिवेटिंग स्किल्स अलग होंगी, हर किसी की लीडरशिप अलग होगी, हर किसी का एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत सा आपका कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट जैसा पैदा हो जाएगा। आदमी को समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ को कैसे समझूं, कैसे करूं और कैसे आउटपुट दूं। तो अगर एक ही आदमी इंस्ट्रक्शंस देगा अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि जो डायरेक्टिंग है, जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, वो किसी एक पर्सन के थ्रू होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ब्रॉडली डिस्क्रिप्टिव वे में आपको आसानी से समझ में आ सके। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स, यानी कि आप जो डायरेक्शन टेक्निक्स अपना रहे हैं, जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बहुत ही सही होने चाहिए, इन कंसिडरिंग द ह्यूमन बिहेवियर। आपके कंपनी में या आप जिस ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिस यूनिट को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन वर्कर्स को आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनकी सही से एक ओवरऑल स्टडी होनी चाहिए। किस नेचर के लोग हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके का है, उनको, इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी उनको सही से प्रॉपरली मोटिवेट करने में, उनको प्रॉपरली इस चीज़ की तरफ अग्रसर करने में कि आपको ये काम कैसे करना है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ कैसे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट और एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट वे में आपको देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इन डायरेक्शन
स्किल्स के साथ आप उनको एक तरह से उनको उनका इंडिविजुअल मकसद भी बता सकते हैं कि भाई ये काम को इस तरीके से करोगे, ऐसे करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छे पैकेज मिलेंगे, अच्छे पेमेंट्स मिलेंगे, अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे। तो ये डायरेक्टिंग की एक अप्रोप्रिएट टेक्निक्स होती हैं कि आप इफेक्टिवली बोलो, बिल्कुल क्लैरिफाई करके चीज़ों को बोलो, इफेक्टिवली बोलो, और उसमें जो आप बात कर रहे हो, जो जिस टेक्निक से आप बात को अपने नीचे पहुंचा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को नीचे पहुंचा रहे हो, उसमें एक मोटिवेटिंग स्किल इन्वॉल्व होनी चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी वो इंस्ट्रक्शंस को सभी लोग फॉलो करेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे। और उसके साथ साथ आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ इस काम को ऐसे ऐसे करोगे तो इससे आपको भी ये फ़ायदा है, कंपनी को जो फ़ायदा है वो तो है ही है, उसके साथ साथ आपको एज ए इंडिविजुअल आपको भी यही फ़ायदा है। तो ये अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स का हिस्सा है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या है कि मैनेजरियल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो ऊपर से चल के नीचे की तरफ आता है, हर लेवल पे चलता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड इफेक्टिव होना चाहिए। और साथ ही साथ मैनेजरियल कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है प्रॉपर फीडबैक। आप सही से इंस्ट्रक्शंस दें, सही से गाइडलाइंस दें, फिर वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है उसको सुपरवाइज़ करें। सुपरवाइज़ करने के बाद अगर बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई परेशानी या कोई चेंजेस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए जो आपको अपने इंस्ट्रक्शंस, अपनी गाइडलाइंस में जो एडजस्टमेंट करना है, जो चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो एडजस्टमेंट और वो चेंजेस करें, उसका प्रॉपर फीडबैक लें। फीडबैक का मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपने जिस काम के लिए दिए हैं वो काम उस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने जिस रिज़ल्ट को फोकस करके दिए थे, जिस रिज़ल्ट को आपने मकसद बना के वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए थे, क्या आप उस मकसद की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसका प्रॉपर फीडबैक भी आपको लेना पड़ता है। ये सब का सब मैनेजरियल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन जाता है। यूजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में यूजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। हमने जैसा पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी एक कंपनी में, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक फॉर्मल ग्रुप होता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। फॉर्मल ग्रुप या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रेमवर्क, वो स्ट्रक्चर होता है जो वेल डिज़ाइंड होता है और उसमें कुछ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, डिजिग्नेशन सब वेल डिफाइंड होती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन जाता है और स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। वो सोशली एक दूसरे लोग जो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई किसी की हॉबी है, किसी का शौक़ है, कोई पैशन है, उसको लेकर एक ग्रुप बन गया। सोशल स्ट्रक्चर में अलग अलग, समाज में अलग अलग कारणों से ग्रुप बन जाते हैं। किसी को पॉलिटिक्स में डिस्कस करना अच्छा लगता है तो वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन का, जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करना, अपने व्यूज़ डालने का, उसका अपना एक ग्रुप बन गया। तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ़ ग्रुप बन जाते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल रूप से, जिसका कोई वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई डेफिनेट पोजीशन, कोई हायरार्कीज़ नहीं होती हैं। कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट चलता है, उसमें र्यूमर्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं, उसके कई फ़ायदे और कई नुकसान हैं। तो ये डायरेक्टिंग का, इंस्ट्रक्शंस का, गाइडलाइंस की एक प्रिंसिपल है कि आपको ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो इस तरह के इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, फ्रूटफुल इस्तेमाल करना है, ताकि आपके इंस्ट्रक्शंस, आपकी गाइडलाइंस एक प्रॉपर वे में चलें, ना कि र्यूमर की तरह फैल जाए, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। तो आपको टैक्टफुली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना होता है ताकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल आप कंपनी के बेनिफिट के लिए कर सकें। लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप किस तरीके से, लीडरशिप का क्या मतलब हुआ। लीडरशिप को अगर मैं दो शब्दों में डिफाइन करूं कि हाउ यू इन्फ्लुएंस योर सबऑर्डिनेट, आप अपने सबऑर्डिनेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो काम आते हैं। आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उसको इनिशिएट करते हैं, आप उसको गाइड करते हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप खुद आगे बढ़ के उसको बताते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप उसको हेल्प करते हैं।
नीचे वाले को भरोसा होता है कि हाँ ये बंदा मेरे को पूरी तरीके से हेल्प करेगा, जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, जिस तरीके से बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करता है अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चंस को अपने सीनियर के सामने पुट करता है। सीनियर अगर एक अच्छा लीडर है तो उसके हर सवाल का जवाब देगा, उसकी हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा ताकि वो एक सही लीडर बन सके, यानी कि वो सही से अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सके और सबऑर्डिनेट से रिक्वायर्ड जो उसको काम चाहिए वो काम निकाल सके उस सबऑर्डिनेट के पूरे पोटेंशियल के साथ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये लीडरशिप हुई। फॉलो थ्रू का सिंपल सा मतलब है कि आपने काम दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अब आपको उस काम को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, और इसके साथ साथ बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आपको शॉर्ट आउट करना है। जैसा हमने अभी बीच के डिस्कशन में कहा, किसी भी एक प्रोसेस में बीच बीच में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कई बार प्रोजेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार अनप्रोजेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपने सोचा भी नहीं था उस तरह की प्रॉब्लम आ गई। तो आपके इंस्ट्रक्शन सेम और वैसे ही के वैसे नहीं रहते, इंस्ट्रक्शन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं एज पर द प्रॉब्लम टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, ताकि काम एक फ्लो में और स्मूथली होता रहे। तो लगातार अपने इंस्ट्रक्शंस का, अपने डायरेक्शंस का, अपने डायरेक्टिंग का, अपनी गाइडलाइंस का प्रॉपर फॉलो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो लाने बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ उसका लगातार फीडबैक लेते रहना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो प्रॉपरली काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स, फ्रूटफुल रिजल्ट्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दो टॉपिक कंप्लीट हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय।